Friends, I am Divya Garg. Today we will discuss classification of crystalline solids. Classification of crystalline solids में जैसे हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, मॉलिकुलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड्स. आफ्टर दैट हमने मॉलिकुलर सॉलिड्स को फिर से फर्दर डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, नॉन पोलर सॉलिड्स, पोलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड. तो यहाँ तक हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके हैं मॉलिकुलर सॉलिड्स को, यानी कंप्लीट कर चुके हैं. तो यहाँ पे मॉलिकुलर सॉलिड्स के लिए तो आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं. बाकी नेक्स्ट आ जाता है आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड. अब यहाँ पे नेक्स्ट आयनिक सॉलिड को लेके चलते हैं. तो आयनिक सॉलिड्स होते क्या हैं? आयनिक, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, यानी कि ये जो सॉलिड्स हैं ये आयनिक कंपाउंड में होंगे. अब आयनिक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं. तो आयनिक कंपाउंड किस किस के बीच बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ये तो पता ही है आपको. मेटल क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है. तो आयनिक बॉन्ड वहाँ पर बनेगा जिस कंपाउंड में या जिस मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरे की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ले सकते हैं NaCl. NaCl सबसे कॉमन नॉर्मल एग्जाम्पल है Na281 और Cl287. तो यहाँ पे Na281 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रख रहा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा. जबकि Cl जो है हमारा वो 287 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो 7 का मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा. तो यहाँ का Na का एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा? Cl पे. और Na पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Cl पे नेगेटिव चार्ज आता है, जिससे इसको क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं. और इसमें कौन क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है, अपोजिट चार्ज आ जाता है. तो इन चार्ज के बीच में जैसे ही एक NaCl मॉलिक्यूल दूसरे NaCl मॉलिक्यूल के पास आएगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, ऐसे ही Na दूसरे मॉलिक्यूल का भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है. तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा और एक नया बॉन्ड बनेगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं. आयनिक बॉन्ड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये काहे में दूसरे के पास आएंगे, कंपाउंड्स एक दूसरे के पास आएंगे और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब आपको पता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इजीली नहीं तोड़ा जा सकता. तो इसलिए जहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है या हम ये बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वहाँ पे वो कंपाउंड क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. स्ट्रॉन्ग हैं तो यानी कि इसका मतलब ये हार्ड होते हैं, और हार्ड होंगे तो नॉर्मल कि यहाँ पर इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इंसुलेटर लिखा हुआ है, बट यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट ना करें क्योंकि इंसुलेटर सॉलिड स्टेट में लिखा है, यानी कि अगर NaCl सॉलिड फॉर्म में है तो ये इंसुलेटर है. बट अगर आप इसको मॉल्टन या एक्वस स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि सपोज करो आप वाटर के क्रिस्टल ले रहे हैं या वाटर की जो वाटर नहीं NaCl सॉल्ट की, अगर आप NaCl की सॉलिड क्रिस्टल्स ले रहे हैं तो उसमें आयंस फ्री नहीं है ना, उसमें Na और Cl आयन फ्री फॉर्म में नहीं होंगे. और फ्री फॉर्म में नहीं होंगे तो मोशन नहीं, मूवमेंट नहीं होगा उनमें, और मूवमेंट नहीं होगा तो वो कंडक्टर का काम नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए जब वो एक्वस फॉर्म में होंगे, यानी कि आप उसको जब पानी में डिजोल्व करोगे, एक्वस मीन्स होता है जब आप किसी सॉलिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि सॉल्वेंट एज ए वाटर लेते हैं. तो जब वो एक्वस फॉर्म में हो या मोल्टन फॉर्म में हो, यानी कि जब उसके आयन फ्री हो मोशन करने के लिए, तो ही वो कंडक्टर का काम करेंगे. अदरवाइज वो सॉलिड फॉर्म में क्या होंगे? इंसुलेटर होंगे. तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इंसुलेटर होते हैं सॉलिड फॉर्म में, बट लेकिन एक्वस या मोल्टन स्टेट में काहे का काम करते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं बल्कि, क्योंकि हम आपको पता है
ये जो मेटल्स होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट हम उनको ही कहते हैं जो आयंस में टूटने की टेंडेंसी रखते हो, तो आयनिक कंपाउंड ही तो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, तो वो सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर माने जाते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल आ जाता है NaCl, ZnS और CaF2। फिर नेक्स्ट ये हमें यहाँ पे क्रिस्टल दिखाया हुआ है कि NaCl जो ये यहाँ पे आप 11th में भी कर चुके हैं कि जो NaCl है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा आयनिक सॉलिड हो गया, मॉलिकुलर सॉलिड हो गया। नेक्स्ट आ जाता है मेटेलिक सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड भी नाम से क्लियर हो रहा है, यानी कि मेटल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होने से उसको मेटेलिक सॉलिड कह रहे हैं। तो मेटेलिक सॉलिड है तो नाम से के अकॉर्डिंग यानी कि इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। अब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो यहाँ ये होंगे और मैलेबल होंगे और डक्टाइल होंगे। ये तो तुम्हें आपको पता है कि जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, मैलेबल, डक्टाइल, कंडक्टर, है ना, गुड कंडक्टर, ये सब तो आप 9th-10th से करते आ रहे हो। ये सब कैरेक्टर उसमें मेटल्स में होते ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे जनरेट होता है, क्योंकि वो तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये जो मेटल्स होती हैं, क्वेश्चन आता है कि हमारा जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स में फिर एक मेटल्स दूसरे मेटल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कैसे जनरेट होगा, क्योंकि जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट नहीं होगा तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा, और बॉन्ड नहीं बनेगा तो आप उसको मेटेलिक सॉलिड कैसे बोलोगे। तो यहाँ पे एक मेन देखने वाली बात है कि बनता कैसे है, कि जैसे कि अब ये है Fe मेटल है। अब Fe मेटल में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लॉस करने के बाद ये जो मेटल है ये पॉजिटिव बन जाती हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, एक ही Fe मेटल थोड़ा ना है, काफ़ी Fe मेटल्स के होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो लॉस करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन और इन पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है, जिसके कारण इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा और ये एक दूसरे के पास आएंगे और मेटेलिक सॉलिड हम इसको कहेंगे, और इसी को क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है, तो मेटेलिक बॉन्ड अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो हाई हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, तो कंडक्टर होंगे तो ये कंडक्टर भी होंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोवलेंट सॉलिड, यानी कि अभी इसमें कोवलेंट सॉलिड को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड भी 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। तब कोवलेंट में यानी कि कोवलेंट बॉन्ड अगर हमारे ऐसे 2 एटम्स के बीच बन रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जैसे HCl, ये मॉलिकुलर सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड भी हम उसको वहाँ पे बोल सकते थे। तो HCl में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि HCl का मॉलिक्यूल जो है ये इसमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, बट यहाँ पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज आने से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा और वो क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको कोवलेंट सॉलिड कहेंगे। अब कोवलेंट सॉलिड हैं, अब इसमें 2 एग्जाम्पल आ जाते हैं, एक तो ग्रेफाइट और एक हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है डायमंड। उससे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कोवलेंट सॉलिड हैं तो ये क्या होंगे, हार्ड होंगे, है ना। अब इसमें ग्रेफाइट और डायमंड यानी कि जो आपको पता है लो टॉप्स ऑफ कार्बन है, इनमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वे हार्ड होते हैं, बट ऐसा कोई सॉलिड बताइए, कोवलेंट सॉलिड बताइए जो सॉफ्ट होता है। तो हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कौन सा है, ग्रेफाइट। फिर ऐसे ही ग्रेफाइट और डायमंड में एक तो कंडक्टर का काम करता है और दूसरा इंसुलेटर का काम करता है। तो यहाँ पे आएगा कि जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, बट लेकिन कोई एक ऐसा कोवलेंट सॉलिड बताइए जो कि कंडक्टर का काम करता हो, तो कौन होगा, ग्रेफाइट। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, तो ग्रेफाइट क्या है, यहाँ पर इंसुलेटर होना चाहिए था लेकिन कंडक्टर की तरह काम करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, जब हार्ड हैं तो मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होंगे ही। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि कोवलेंट सॉलिड हैं तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, कोवलेंट होगा, तो बॉन्डिंग कौन सी होगी। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हमारी यहाँ बॉन्डिंग कौन सी, कोवलेंट बॉन्डिंग है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे SiO2, सिलिका, डायमंड, ग्रेफाइट इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे डायमंड या ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है,
क्यों ग्रेफाइट यहाँ पे कंडक्टर का काम कर रहा है। यह जो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, उसके बावजूद भी ग्रेफाइट और डायमंड में क्या डिफरेंस है। क्यों डायमंड एज ए कंडक्टर यूज़ नहीं किया जा सकता, वो कंडक्टर की तरह वर्क क्यों नहीं करता, वो इंसुलेटर क्यों होता है। या ग्रेफाइट कंडक्टर की तरह वर्क क्यों करता है, वो इंसुलेटर क्यों नहीं है। ये क्वेश्चंस हम आपका बन जाता है। ये आप कल मुझे अपनी नेक्स्ट लाइव क्लास में आंसर देंगे कि ऐसा क्यों होता है। वैसे नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि हमारे क्लासिफिकेशन यहाँ पे मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवैलेंट सॉलिड थे, और फिर हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यूनिट शेल। यूनिट शेल को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।